अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आज आस्क अस्मा में हम बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। क्यों ये गुफ्तगू अहम है और अगर ये गुफ्तगू अहम है तो ऐसे क्या इक़दाम है जो मैं और आप अपने घर पे बैठे हुए ले सकते हैं और इस बड़ी गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं और उसमें कुछ अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। कल 29 नवंबर को पूरी दुनिया में, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इनफैक्ट, जहाँ ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है, वहीं पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए इस ब्लैक फ्राइडे के ख़िलाफ़ और कहा गया कि इस दिन मज़ीद चीज़ें ख़रीदने के बजाय गुफ्तगू अगर करनी ही है तो मौसमियाती तब्दीली की करनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स में और बहुत सारी और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बड़ी तादाद में लोग बाहर आए और बाहर आके उन्होंने शदीद प्रोटेस्ट किया और कहा कि हम इस प्रोटेस्ट को रोकेंगे नहीं, बल्कि हम इस गुफ्तगू को जारी रखना चाहेंगे। मौसमियाती तब्दीली के बारे में बात करना इसलिए अहम है क्योंकि अगर आप और मैं अपने बचपन के बारे में सोचें तो ज़िंदगी बड़ी प्रिडिक्टेबल सी होती थी। दिन प्रिडिक्टेबल होते थे, मौसम प्रिडिक्टेबल होते थे, हमें पता होता था ये सर्दी का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, ये ख़ज़ां है, ये बहार है। मगर अगर आप आज की ज़िंदगी में नज़र डालें तो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि ये अगला मौसम कब आएगा, मगर वो मौसम आके नहीं देता। अजीब सी हो जाएगी ना दुनिया अगर हम कहें कि दिसंबर के महीने में कराची में 50 डिग्री सेल्सियस हो या फिर अगस्त में बर्फ़ होनी शुरू हो जाए। जो फल हमने सोचा है कि सर्दी में आएंगे वो गर्मी में आने लग जाए, या जो गर्मी में जिनका इंतज़ार था वो आए ही नहीं। इस तरीके से मौसमियाती तब्दीली हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेइंतहा इम्पैक्ट करती है। मगर इस हवाले से आज प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है आफिया सलाम साहिबा ने, जो कि बहुत ही पैशनेट जर्नलिस्ट हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बात करती हैं। आइए आपकी बात कराते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफिया। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि इतने एक अहम मौजू को आप लेके चल रही हैं। आप इस पर बहुत कुछ लिखती आई हैं। सिर्फ लिखती नहीं हूँ मैं, लिखना तो मेरा बहुत कम हो गया क्योंकि बोलती अब ज़्यादा हूँ। इसी किस्म के फोरम्स पे, कॉन्फ्रेंसेस पे, स्कूल टीचर्स के साथ उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, सेंसिटाइज कराते हैं, क्योंकि उन्होंने अगली नस्ल तक ये बात पहुंचानी है। तो एक स्कूल टीचर के सामने इतनी बड़ी एक वो ऑडियंस होती है के बजाय एक एक को हम जाके समझाएं। आप उस्ताद को सिखा रहे हैं, उस्ताद को सिखा रहे हैं, सहाफ़ियों को भी सिखा रही हैं। आज भी जब ये बात होती है तो कहा जाता है कि अच्छा, ये ऐसे लगता है कि जैसे ये किसी बड़े लेवल की बात है और आम लोगों को लगता है कि नहीं, इससे मेरा आपका लेना देना नहीं है, ये तो हुकूमती लेवल पे कोई पॉलिसी बननी चाहिए, ग्लोबल लेवल पे। क्यों आम लोगों का इससे बहुत ज़्यादा लेना देना है? देखिए, आम लोगों का लेना देना तब होगा जब उनको इस बात की समझ होगी, जो चीज़ें आपने कही कि ये वो असरात हैं जिसके पीछे क्लाइमेट चेंज है। जो आप बदलते मौसम की बात कर रही हैं, बदलते मौसम के असरात जो हैं वो आपके इस पे काश्तकारी पे पड़ेंगे, उससे आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो अफेक्ट होगी, आपके पानी के वसाइल जो हैं उनके ऊपर उसका असर होगा। इस वक्त लाहौर के लोग जिस मुश्किल में जकड़े हुए हैं, सो देखें, क्लाइमेट चेंज को हम उसको एक उस तरह से जब पेश करते हैं ना कि हर चीज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, तो लोग फिर इसको कुछ अरसे के बाद सुन के फिर वो सुनी अनसुनी हो जाती है। लेकिन समझने की बात यह है कि जब क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर मौजूद है तो हमारे कई ऐसे इक़दाम जिनकी वजह से कुछ अबतरी आ रही है वो ज़्यादा अबतर हो जाते हैं, कि मौसम की ख़राबी ज़्यादा असरअंगेज़ होती है। हम जिस तरह से अपने पानी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं या उनको ज़ाया करते हैं, वो क्लाइमेट चेंज तो हमें मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन जब ये चीज़ होती है तो उसमें फिर पानी के वसाइल आपके जब ख़त्म होंगे या कम होंगे तो उसका डायरेक्ट जो असर है वो लोगों के ऊपर होगा। जिस लाहौर में स्मॉग है, अब स्मॉग उस तरह से तो क्लाइमेट चेंज का एक असर नहीं है, उसके पीछे है कि मौसम बदल रहा है, लेकिन उसमें जितनी चीज़ें जो उसके फैक्टर, लाहौर में कमीशन बाकायदा कोर्ट ने कायम किया, उसकी जो आप फाइंडिंग्स देखें तो हमारे यहाँ जो बुरी क्वालिटी का फ्यूल है जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं उसके एमिशंस की वजह से है। हमारे यहाँ ईंटों के भट्टे हैं, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके एमिशंस हैं। उसके अलावा एक फैक्टर जिसको लोग पहले वाहिद फैक्टर समझते थे कि जो किसान अपना जो क्रॉप रेजिड्यू जिसको कहते हैं ना, कि वो अगली जो काश्त करनी है उसके लिए ज़मीन तैयार करने के लिए जो अपना बचा हुआ जो कुछ ज़मीन में रेजिड्यू होता है उसे जलाते हैं जी, तो वो पता चला कि वो तो सिर्फ एक फैक्टर है और वो सबसे बड़ी वजह भी नहीं है। सो ये चीज़ें लोगों को समझने की ज़रूरत है। फिर इसी तरीके से अगर आप हमारे शहरी इलाकों में जो आपके साहिली इलाके हैं उनमें देखिए तो उसके अंदर जिस तरह से अभी एक जो स्टॉर्म आया था जिसकी लैंडिंग भी यहाँ नहीं हुई थी,
हमारे साहिल जी, उसकी वजह से जो कराची जैसे देखिए जो जिस जगह रहता है वो उससे रिलेट करे। बिल्कुल। केटी ये आपके केटी बंदर वगैरह में तो जो आया सो आया, कराची शहर के जो साहिली इलाके हैं, जो इब्राहिम हैदरी है, जो रेडी गोट है, उसमें घरों के अंदर पानी आ गया। तो ये तो अभी एक स्टॉर्म था। क्लाइमेट चेंज का जो आप कहती हैं ना एक बहुत बड़ा मसला है, आलमी मसला है, यकीनन है, लेकिन उसकी एक प्रेडिक्शन ये है कि जब आपकी सतह समंदर का दर्जा हरारत बढ़ेगा तो उसके ऊपर जो हवा है वो ज़्यादा गर्दिश में आती है और उसकी वजह से तूफान ज़्यादा उनकी शिद्दत भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई। लेकिन जब आप असातिज़ा के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे सामने एक नस्ल बैठी हुई है, तो वो क्या बातें हैं जो हमें अपने घरों में आज से इम्प्लीमेंट करनी है ताकि आगे जाके मसाइल कम हो? देखिए, इम्प्लीमेंट करने के भी बहुत से तरीके हैं और इसमें हर सतह के ऊपर काम की ज़रूरत है। सही। आलमी सतह पे है, आपके हर साल एक वो कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लेटेस्ट रिसर्च पेश की जाती है, उसमें बताया जाता है कि कौन से ममालिक को ज़्यादा ख़तरा है, जिसमें पाकिस्तान दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में से 7वें नंबर पे है। सो ये चीज़ पाकिस्तानियों को हर वक्त अपने जहन में रख के और उसके मुताबिक अपने आप को टेलर करने की ज़रूरत है कि ये कॉन्वर्सेशन जैसे आप कर रही हैं, इसी तरह की कॉन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा और करने की ज़रूरत है ताकि आम लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बेदरेग जो हमारा एक लाइफस्टाइल है, आपने अभी ब्लैक फ्राइडे का जिक्र किया, तो हम ये एक वो जो कंजम्पटिव पैटर्न्स हैं जिसमें आप हर चीज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नई से नई चीज़, आपने अभी पुरानी चीज़ आपकी काबिले इस्तेमाल है लेकिन एक नई चीज़, एक नया मॉडल, उसी खातिर आपने पुरानी चीज़ को चक करके नई ले ली, जबकि वो पुरानी चीज़ भी आपकी ज़रूरत पूरी कर सकती है। ये हमसे कोई 2 जनरेशन पहले यही कुछ होता था जो हमारे लोग थे। कपड़े भी अब देखिए कि जो ट्रेंड है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, और आपने खुद इसका हवाला दिया कि बहुत प्रोटेस्ट हुआ है और इसमें हमारे जो नौजवान हैं वो उन्होंने लीड ली है। बिल्कुल। ग्रेटा थनबर्ग तो एक नाम है जो लोगों के सामने है, लेकिन और बहुत से लोग हैं जो उनके साथ कदम मिला के चले। पहले वो अकेली बच्ची बैठी हुई थी स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने। सो उनको ये एहसास हुआ है, तो अब वो कपड़े भी इस तरह से मतलब वो यूज़ एंड अब्यूज़ नहीं करते, उसको थ्रो अवे जो एक आपका आ गया था ना डिस्पोजेबल, हर चीज़ डिस्पोजेबल थी, आपकी अप्लायंसेस भी डिस्पोजेबल थी, आपके कपड़े भी डिस्पोजेबल थे। अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये चीज़ें जब तक इस्तेमाल हो सकती हैं तब तक करते रहना चाहिए। यानी हर चीज़ जो हमारे घर में, आई थिंक अगर हम एक चीज़ एवरीथिंग यू नो इन आवर हाउस, अगर वो जब तक इस्तेमाल हो सकती है, बिल्कुल इतना सा पानी, वो इतनी सी बिजली, वो इतना सा कपड़ा, बिल्कुल ये छोटी छोटी कॉन्शियस चॉइसेस, क्योंकि देखिए ना उसका उस तरह से इस्तेमाल ना करने का इम्पैक्ट क्या है कि हम कितनी ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं जब हम हर चीज़ को एक डिस्पोजेबल बना देते हैं, और उसका तोड़ अब तक नहीं है। अब दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है कि हम उस अपने ही इस गंदगी को किस तरह से संभालें करें। थैंक यू सो मच आफिया, बहुत शुक्रिया। आपने जिक्र किया ग्रेटा थनबर्ग का, वो तो 16 साल की बच्ची है मगर हमारे पास उससे आधी उम्र की बच्ची है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हमारी अपनी ईमान जो कि 8 साल एक बच्ची एक ऐसी गुफ्तगू कर रही है जो शायद मैंने तो कभी 8 साल में सोची भी नहीं थी। एक ब्रेक के बाद आपकी ईमान से मुलाकात कराते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी 8 साल ईमान से, मगर यहाँ पे कुछ तब्दीली हो गई है। मैं आपकी मुलाकात सिर्फ 8 साल ईमान दानिश खान से नहीं करा रही, बल्कि उनके साथ एक फ़िज़ा से भी करवा रही हूँ। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान। अस्सलाम वालेकुम। एंड फ़िज़ा, वेलकम टू द शो। सो ये फ़िज़ा है, हाँ फ़िज़ा, और ये फ़िज़ा है। और फ़िज़ा आप 8 साल की और फ़िज़ा 9 साल की है। नहीं, हम दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हो गए। अब द लास्ट आई रेड 1 साल बड़ी थी, लेकिन अब बराबर हो। और फ़िज़ा का क्या रोल है? हम बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और फ़िज़ा का क्या कंट्रीब्यूशन है सारी बातचीत में? तो फ़िज़ा एक इको फ्रेंडली डॉल है, वो कॉटन से बनी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं अभी। हाँ, बिल्कुल। और ये तो जैसे बारबी डॉल्स होती हैं वो ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, सिर्फ 1-2 महीने तक चलती हैं। और प्लास्टिक से बनी होती है। प्लास्टिक से बनी होती है। तो फिर मैंने देखा था, एक गूगल पे था कि एक हर्मिट क्रैब था। हर्मिट क्रैब अपना घर किसी चीज़ में बनाते हैं, तो फिर हर्मिट क्रैब एक डॉल के हेड में था और फिर वो सफोकेट कर रहा था, और सफोकेट करने के बाद वो मर गया। ओह मैन, तो फिर आपने सोचा कि ये नहीं होना चाहिए। सो प्लास्टिक से ईमान को प्लास्टिक बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, और ईमान कब समझ आने लगी ये बातें कि प्लास्टिक अच्छा नहीं है और ये डॉल्स जो है ये प्लास्टिक की होती है इसलिए अच्छा नहीं है? ये सारी बातें कब समझ आई?
मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, एक पूरा बुक क्लोजेट है और हाफ पोर्शन तो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। तो फिर वो जब मैंने पढ़ा तो फिर मेरे आंखों में आंसू आने लगे कि ये इतना इम्पैक्ट कर रहा है पोल्यूशन। तो फिर जब से ख्याल आया था और फिर सोचा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हाँ, और फिर बातें करनी शुरू की। लेकिन सबसे पहले तो फिर मैं वुड रिसाइकिल कर रही थी। अच्छा। तो फिर वुड रिसाइकलिंग में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, तो फिर वुड कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्लाइमेट लॉन्च पैड में जब गई तो मेरा ट्रेनर फ्रांसिस नोटा, जो फाउंडर भी है क्लाइमेट लॉन्च पैड का, उन्होंने कहा था कि प्लास्टिक पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा। अच्छा, तो ज़रा ये क्लाइमेट लॉन्च पैड वाली स्टोरी बताएं, ये क्या है? तो जब मैं गई क्लाइमेट लॉन्च पैड में, क्या होता है क्लाइमेट लॉन्च पैड? क्लाइमेट लॉन्च पैड क्या होता है? क्लाइमेट लॉन्च पैड इज़ बेसिकली कि ये पहली बार पाकिस्तान में आया है। सही है। ये ग्लोबल एक कंपटीशन है जो स्टिमुलस से हेल्ड हुआ है। और वो भी आज हमारे शो में आएंगे, आपको पता है? आई नो। सो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा था और आपको लगा आपको जाना चाहिए। ओके, और उधर क्या होता है? What is it all about? So we pitch the idea. Okay. And it only has to be about climate. ठीक है. And how can we change the environment? So 3 people get selected and they go to the global final. And over there, their ideas get refined, so at least something goes to the climate. तो आपने इस साल हुआ पाकिस्तान में? इस साल हुआ। इस साल आप गए और आपका आइडिया क्या था? मेरा आइडिया पहले था वुड रिसाइकलिंग का। अच्छा, ओके। तो फिर जब मेरे ट्रेनर फ्रांस ने कहा था कि प्लास्टिक को फोकस करना चाहिए, तो फिर मैंने फिज़ा का आइडिया उससे आया जो कॉटन से बनी हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो फिर ये आइडिया प्रेजेंट हुआ क्लाइमेट लॉन्च पैड में या अभी नहीं हुआ? हो गया प्रेजेंट। और ग्लोबल फाइनल भी हो गया। और ग्लोबल फाइनल भी हुआ? तो ग्लोबल फाइनल तो एम्स्टरडैम या कहीं नहीं होता? हॉलैंड में हुआ है। हॉलैंड में आप गए थे वहाँ पे? नहीं। अच्छा, तो आपने लेकिन आइडिया प्रेजेंट किया, पिच किया ये आइडिया। तो फिज़ा का आइडिया है कि फिज़ा एक इको फ्रेंडली डॉल है, और अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए लूँ और मैं तो ये मैं कहीं से ख़रीद सकती हूँ? ये दुकान पे अवेलेबल है? So this is right now under production. This is just a sample. Okay. So तो मना रहे हैं हम, लोकल वुमेन मना रही हैं ये। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच ईमान, इतना कमाल काम कर रहे हो। एंड आई होप घर पे ऐसे ही मज़ा आता रहे और मज़े मज़े में आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करें। एंड आई थिंक यू आर अ रोल मॉडल। अगर मेरी बेटी मुझसे पूछेगी ना कि उसका पाकिस्तान में कौन रोल मॉडल होना चाहिए या कौन सी ऐसा पर्सन है जो कि मैं चाहती हूँ कि उसको इंस्पायर करे, मैं ईमान का नाम लूँगी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हमने देखा कि किस तरीके से 8 साल की बच्ची को माशाल्लाह इतना शऊर है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना नॉलेज है और इतना कुछ वो बच्ची अपनी ज़िंदगी के साथ कर रही है, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के साथ बल्कि बहुत सारी ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही है। एंड आई एम श्योर कर भी रही होगी पॉजिटिवली इम्पैक्ट। इस वक्त एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है, और नौजवान कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमने प्रोटेस्ट की भी बात की जो कि कल दुनिया भर में हुए, हमने आफिया से भी गुफ्तगू की कि किस तरीके से यंग लोग इस प्रोटेस्ट के, इस गुफ्तगू के आगे थे, और वो जो शायद थोड़े उम्र रसीदा हैं वो इस बात को इतनी अहमियत नहीं दे पा रहे या इतना समझ नहीं रहे। लेकिन इट्स सच अ फैंटास्टिक थिंग टू सी दैट द यंग इंडिविजुअल्स आर एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है सबा ने। सबा भी एक कमाल खातून है, मैनेजर है IBA गो ग्रीन सोसाइटी की। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। IBA गो ग्रीन, ज़रा बताएं कि क्या है, क्या करते हैं आप लोग? सो IBA गो ग्रीन सोसाइटी काफ़ी सालों से ऑपरेशनल है, बट आई हैव बिन पार्ट ऑफ द सोसाइटी सिंस द पास्ट 3 years। लाइक 2017 में मैंने IBA ज्वाइन किया था, एंड लाइक दिस वाज द फर्स्ट सोसाइटी जो लाइक 5 मेंबर्स थे सिर्फ उसमें, एंड आई वाज वन ऑफ दोज 5 मेंबर्स। एंड हम लोगों ने उस वक्त सोसाइटी ज्वाइन की थी, और ऊपर से फिर हम लोगों ने ओवर टाइम लाइक वीव नाउ गैदर्ड अराउंड 100-200 volunteers to be part of this society। ठीक है। एंड द वर्क दैट वी आर डूइंग
ग्रोइंग। हम लोगों ने जो अभी तक काम किया है, हम लोगों ने सबसे पहले तो IBA से स्टार्ट किया कि वी क्रिएट IBA एज अ मॉडल टाउन फॉर कराची, कि जहाँ पे हम लोग प्लांटेशंस करें, जहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करें और प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करें। तो हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन यानी मस्जिद का पानी रिसाइकिल करना, फिर जो है आपके इनिशिएटिव्स होते हैं कि फ्रूट ट्रीज़ लगाना, क्योंकि बहुत सी जगह थी IBA के अंदर जहाँ पे बिल्कुल बैरन लैंड था, तो उसको किस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर बोटानिकल एंड ऑर्गेनिक गार्डन्स के अंदर क्रिएट किया विद ओवर 4000 ट्रीज। सो वो सारी चीज़ हम लोगों ने 3 years के अंदर अकम्प्लिश की। अदर देन दैट वी बीन वर्किंग विद सेवरल कंपनीज जहाँ पे हम लोगों ने सिटी के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स के पार्ट थे, तो उसके अंदर RO प्लांट्स इंस्टॉल किए, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स होते हैं। एंड हम लोगों का अभी जो है एक ट्रिप गया हुआ है घोट की। सो वी आर कंडक्टिंग हाइजीन और हेल्थ रिलेटेड वर्कशॉप्स, और इधर की जो औरतें हैं उसको जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अराउंड क्लाइमेट चेंज हम लोग पिच दे रहे हैं, ताकि जो है उस तरीके से रूरल एरियाज़ के अंदर इस तरीके की पॉवर्टी एलिविएशन और एंटरप्रेन्योरशिप इंकरेज की जाए। और किस तरीके से अगर आप समझा सकें। सो IBA जो हमारे कराची से बाहर देखने वाले नाजरीन हैं, जो कराची में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये सोसाइटी है, मगर आपका काम सोसाइटी तक महदूद, IBA तक महदूद नहीं है, मगर IBA से बाहर भी जा रहे हैं। सो IBA के अंदर आपने कहा कि फलों के दरख्त लगाए और मस्जिद के पानी को इस्तेमाल किया मजीद, और किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सका वो मस्जिद का पानी? वो जैसे गार्डनिंग में हो जाता है या बागवानी में इस्तेमाल हो गया। और हम लोगों ने बोरिंग लाइक एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से जो है वो बोरिंग हुई हुई है। अच्छा। तो वो बोरिंग जो है 400 फीट डीप इन द ग्राउंड हुई हुई है, आई थिंक 2 to 4 आपके बोरिंग के वो प्लांट्स लगे हुए हैं। तो उसमें जो है फिर पानी जो है वो जमा होकर और उसकी कैपेसिटी जो है वो पूरी की जाती है। और ये 4 साल पहले, आपने 4 साल पहले ज्वाइन किया है? 3 साल पहले। 3 साल पहले तक ये काम नहीं हो रहा था, ये सब काम इन 3 सालों में हुआ है। लेकिन अब आप जो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि आप ख़वातीन को ज़्यादातर सिखा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बिजनेसेस कैसे बना सकते हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर सकें। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मौसमियाती तब्दीली के ऊपर किस तरह के बिजनेसेस के आइडियाज़ अब तक सामने आए हैं या आप लोगों ने उसके बारे में बात की? सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज जो अभी लोकली ये काम कर रही हैं, बट अभी जो है सबसे पहली जो आपकी चीज़ है प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढना। तो उसके अंदर किस तरीके से लोगों ने वो जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है कि आपका आई थिंक स्टार्ट से बैग्स बन रहे हैं, तो वो किस तरीके से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, तो वो एज एन अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा आपके पेपर बैग्स हैं, क्लॉथ बैग्स हैं, उनको किस तरीके से एक पूरा बिजनेस हो सकता है। एग्जैक्टली। और हम जानते भी हैं, बहुत सारे आप भी जानते होंगे, बहुत सारे ख़वातीन को जिन्होंने इसको एज अ बिजनेस शुरू किया है। थैंक यू सो मच सबा कि आपने ना सिर्फ बात शुरू की बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारा काम किया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। हम बहुत बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सबा ने बताया कि वो कम्युनिटीज़ में जा रही हैं, रूरल एरियाज़ में जा रही हैं, वहाँ पे ख़वातीन को आइडियाज़ दे रही हैं कि भाई किस तरीके से अगर आप क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लें, इसके ऊपर ना सिर्फ आप की ज़िंदगी वैसे बेहतर हो सकती है क्योंकि आप बेहतर माहौल में रहेंगे, बल्कि आप वाकई में इसको अपना बिज़नेस बना सकते हैं। इससे पहले ईमान ने हमें बताया कि वो भी अपना कोई एक छोटा सा बिज़नेस बना रही है और इंशाल्लाह वो छोटा बिज़नेस बहुत बड़ा बनेगा। मगर वो कौन लोग हैं जो इन बिज़नेसेस को सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं अच्छा आपके पास आइडिया है, हम आपको पैसे ला के देंगे और हम मिल के ये काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों के बगैर तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। इसी किस्म की एक खातून को हमने आज शो में बुलाया है। वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि अभी सुबह कुछ घंटे पहले वो नीदरलैंड से लैंड किए हैं और डायरेक्ट हमारे शो में आई हैं। आई हैव विद मी अ वेरी डियर फ्रेंड हिरा वजाहत, जो कि नेशनल लीड है, पाकिस्तान नेशनल लीड क्लाइमेट लॉन्च पैड के लिए। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा। अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। नो थैंक यू, अभी तो जेट लैग भी खत्म नहीं हुआ होगा एंड यू कम स्ट्रेट हियर। No, I'm happy to do this. I'm glad we were able to. क्लाइमेट लॉन्च पैड के बारे में बताओ हिरा, और क्या मैंने सही कहा कि आइडिया लेते हैं और फिर ढूंढ के लाते हैं कि कौन इस आइडिया में इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। क्लाइमेट लॉन्च पैड इज़ एक यूरोपियन प्रोग्राम है, 2014 में स्टार्ट हुआ था। एंड उसका आइडिया सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट्स, बच्चे, बड़े, कोई भी किसी ऐसे बिजनेस आइडिया पे काम कर रहा है जिसका कोई पॉजिटिव क्लाइमेट इम्पैक्ट होगा, पानी, हवा, माहौलियाती तब्दीली, कचरा, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक्स, थोड़ी देर पहले सबा वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम, तो वो इस आइडिया को पिच करते हैं। और बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल मुकाबला, होता ये है कि हर मुल्क में एप्लीकेशंस आते हैं, हर मुल्क में उनकी एक जांच होती है, बेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है और जो बेस्ट टॉप 20 आइडियाज़ हैं
उनको हम एक 2 दिन के बूट कैंप और ट्रेनिंग से गुजारते हैं। फॉर टॉप टीम जो हमारी नंबर 1 पाकिस्तान की थी, वो एक जियोथर्मल एयर कंडीशनर पे काम कर रहे हैं। सो बेसिकली वो ज़मीन की एनर्जी को यूज़ करते हुए कूलिंग प्रोवाइड करते हैं कमरे में। सो विच मीन्स कि आपकी नॉर्मल एयर कंडीशनर से 40% कम एनर्जी एंड कॉस्ट जो कि नॉर्मल एयर कंडीशनर लेता है, वो ज़मीन के अंदर अपना वो एक यूनिट उन्होंने डेवलप किया हुआ है, सिविल इंजीनियर्स हैं नस्ट के। सो द बोथ ऑफ दोज बॉयज़ हैव डेवलप्ड दिस। सेकेंड टीम हमारी जो है वो गोट्स फॉर वाटर है, उनका एक सर्विस मॉडल है, वेरी इंटरेस्टिंग सर्विस मॉडल, राइट, टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू कम्युनिटीज़। एंड मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि गोट्स फॉर वाटर यानी कि अगर आपके पास गांव में आपने अपना, जैसे हम शहरी लोग अपने पास पैसे रखते हैं या ज़मीन कुछ भी और चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, गांव में लोग अपने पास बकरियां रखते हैं और वो समझते हैं कि ये कभी मुश्किल आएगी तो बकरी मेरे काम आएगी। सो गोट्स फॉर वाटर की सर्विस ये कहती है कि अगर आपके गांव में आपको साफ़ पानी चाहिए, हम आपको वो सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, मगर मुफ्त नहीं देंगे, मुफ्त चीज़ की कदर नहीं होती, आपने हमें अपनी बकरियां देनी है। तो पूरे का पूरा गाँव मिल के कुछ बकरियां देता है, जिसके एवज़ उनको ये मुफ्त पानी मिलता है, पूरा सिस्टम इंस्टॉल होता है। सो हिरा, अभी बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे हैं वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं चला, कैसे हम अप्लाई कर देते। आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से रब्ता किया जा सकता है, दोबारा कब ये कॉन्टेस्ट होगा, कौन से महीने हैं जब आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए? People have already started contacting us, to be very honest. हमारे Facebook, Instagram, Twitter pages are very active. Climate Launchpad की वेबसाइट है, उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल वगैरह दिया हुआ है जहाँ पे we can be reached out to. ठीक है। मुकाबला 2020 का जो है वो इंशाल्लाह जनवरी में एप्लीकेशंस इसके स्टार्ट होंगे। So अभी बस एक महीने बाद। In a month, absolutely. So we're preparing for that. Lovely. And इंशाल्लाह जनवरी से जैसे ओपन होंगे, primarily our mode of communication social media पे ही रहती है। We try to reach out through our partners. So last year, City FM 89 was very, helpful to get the word out across. उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हमने लास्ट ईयर भी कम्युनिकेट किया था, इस साल भी इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। और जनवरी में एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा और उसके बाद ये फाइनल मुकाबला इंशाल्लाह सितंबर में होगा। जो ग्लोबल फाइनल है, सही, उससे पहले ये सारी मेंटरिंग, कोचिंग, all of that would happen. And I think in the final this year also हमारे लिए एक तरीके से पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा ये था कि Women in Clean Tech का मैंने आपको बताया, बट बिकॉज ऑफ these 100 applications जो हमें रिसीव हुए हैं, they actually told us कि showcase your story, tell us how you did that, tell us how you went out. So it was like all our partners, जैसे आपके साथ आज बात हो रही है तो ऑटोमेटिकली एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो गया, बट एवरी सिंगल कॉर्पोरेट और मिनिस्ट्री फॉर क्लाइमेट चेंज जो कि हमारी पार्टनर है, मतलब जस्ट हैविंग देम ऑन बोर्ड विद अस, इट वाज लाइक वन सॉलिड थिंग कि I can tell the world that my government is with me. और कभी-कभी इस मुल्क में रहते हुए आप जब ऐसे क्लाइमेट चेंज जैसी बातें करते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, बहुत कम काम हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही, एंड देन I think massive काम हो रहा है, एंड वी गेट टू नो कि कितना कुछ हो रहा है और शायद ज़रूरत है आवाज़ ऊंची करने की। थैंक यू हमारी आवाज़ बनने के लिए और इसको ऊंचा करने के लिए। I'm happy to do that. It's exciting for me as well. But what I realized in the last 1 year is काम बहुत हो रहा है. There are these stories that need to be collected and documented. And हमारा एज पाकिस्तान एक छोटा सा इशू ये है कि हम काम बहुत करते हैं, हमें बताने की आदत नहीं है, एंड जो हो रहा है वो छींक के मारते हैं, तो उस पे जो नहीं करते वो बता देते हैं हम, जो अच्छा कर रहे हैं वो नहीं बता नहीं पाते, आई डोंट नो, डॉक्यूमेंट नहीं करते, कहानियां नहीं शेयर करते। सो दिस इज समथिंग दैट वी बीन शेयरिंग, ऑफरिंग आवर प्लेटफॉर्म एज वेल, दैट इफ एनीबडी नीड्स हेल्प in communicating what they're doing, because it's not just about climate launchpad, हम इससे बहुत बड़ी चीज़ envision करना चाह रहे हैं क्लीन टेक्नोलॉजी में, जैसे कि आपने कहा अभी तो हमने एक कंपटीशन से शुरुआत की है, बट येस एक्सपर्ट्स को लाना, फंडिंग को लाना इन बिजनेसेस में, एक्चुअली पुटिंग अप द स्टार्टअप कैपिटल, दिस इज ऑल समथिंग वी वांट टू डू. But when I look at other countries, and our teams performed really, really well in the Netherlands at that global stage for the first time. But when I saw other countries pitching, what I realized was कि हमारी कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग, वी रियली नीड टू वर्क ऑन दैट, एंड इंशाल्लाह दिस ईयर कहानियां कमाल है, लेकिन उनको बताने का तरीका, और अब आप हमें सिखा रहे हैं. वी ट्राइंग, एंड थैंक यू सो मच हिरा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक और मज़ेदार इनिशिएटिव के बारे में बताएंगे. कीप वॉचिंग आस्क अस वन.
और अगर अभी भी आपको लगता है कि पाकिस्तान में कम काम हो रहा है या कम गुफ्तगू हो रही है इसके हवाले से, तो हम आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं जिनको मिलकर आपको ये समझ आएगी या ये बात मज़ीद समझ आएगी कि इस बारे में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करना तो बहुत ज़रूरी है। मेरी और आपकी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों का इन्हिसार इसके ऊपर है, मगर ये बात खाली आपको चैरिटेबल कॉजेज़ से करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको वाकई में इस बात को अपना ज़रिया मुआश भी बना सकते हैं। पहले हम सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की बात करते थे, मगर अब दुनिया सोशल एंटरप्रेन्योर्स की बात करती है, यानी कि वो लोग जो कि ज़िंदगी के मसाइल को चुनते हैं और उन मसाइल के ऊपर अपने पूरे बिजनेस आइडियाज़ को डिज़ाइन करते हैं और फिर सारी ज़िंदगी ना सिर्फ अच्छा काम करने में गुजारते हैं बल्कि उससे अच्छे से पैसे भी बनाते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ भी अच्छे से गुजारते हैं। इस वक्त मेरे साथ हमें ज्वाइन किया है सैयदा हफ्सा फातिमा ने और सैयद वारिस हुसैन ने, जो कि दोनों फाउंडर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं आर्कलोर कंपनी में। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच हफ्सा, थैंक यू वेरी मच वारिस, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और आप दोनों ने NED से ग्रेजुएट किया पिछले साल और सोचा कि भाई आर्किटेक्चर की फील्ड को परस्यू करेंगे मगर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर होगा, इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर होगा। पाकिस्तान में रहते हुए ये सोच को एग्जीक्यूट करना, ये नहीं सोचा कि ज़रा मुश्किल हो जाएगी, काम कम मिलेगा, अगर नॉर्मल आर्किटेक्चर फर्म होगी तो बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, पर ये ज़रा काम में कमी का सोचा था जब शुरू कर रहे थे वारिस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अब क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके हम पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान कंट्री हम इतने बड़े उसके ज़िम्मेदार तो नहीं हैं, लेकिन इससे हम मुतासर होने वाले हैं। तो इस बीइंग एन आर्किटेक्ट हमारी एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो भी हमने सीखा उससे हम कैसे उसको हम लोगों को दे सकते हैं। तो इसमें यह है कि हमने हमारा जो स्टार्टअप है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि कैसे सस्टेनेबल और ग्रीन मटेरियल को प्रमोट किया जा सकता है, ना कि कन्वेंशनल आर्किटेक्चर जो कि हम आज देखते ही हैं इसके अंदर। अच्छा, अब क्योंकि दुनिया आजकल कहा जा रहा है बहुत कि कंक्रीट जंगल बन गई है और मेरे ख्याल से यही हाल कराची में भी हम देख रहे हैं। तो कन्वेंशनल आर्किटेक्चर और जो आजकल फर्म्स में अनफॉर्चुनेटली हो रहा है वो यही है, ठीक है। और कहना चाहिए कि इट्स सॉर्ट ऑफ मीनिंगलेस, क्योंकि लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर है, राइट। वी आर डूइंग एवरीथिंग टू बिल्ड आवर फ्यूचर। तो अगर कोई हमसे कह दे कि वो फ्यूचर ही अब एक सवालिया निशान है, तो क्या हम तब भी वही करते रहेंगे, क्या हम तब भी वही रविश इख्तियार करेंगे? तो ऐसा नहीं है। तो आई थिंक हमने यही चीज़ को रियलाइज़ किया कि यार इसका मतलब क्या है, हम ये करते जा रहे हैं और यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ मौजूद नहीं है, ये चीज़ मौजूद है और हमारी एटलीस्ट एज आर्किटेक्ट्स, एज पीपल हु बिलोंग टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरे ख्याल में कि न सिर्फ लोगों को इसके बारे में बताएं बल्कि ऐसा आर्किटेक्चर प्रोड्यूस करें जो कि न सिर्फ क्लाइमेट रिजिलियंट हो बल्कि अफोर्डेबल भी हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट अभी आप देखें हीट वेव जो आई, तो जो होमलेस थे, अमीरों ने तो AC चला लिया, लेकिन जो होमलेस थे वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में उनकी अमवात हुई हैं। तो ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसे मटेरियल्स, वो दरवाज़ा उनको राह दिखाई जाए कि भाई ये इस्तेमाल करने से आपके मसाइल हल हो सकते हैं, या आगे जो वक्त आने वाला है जो कि प्रेडिक्शन है, जो कि सच्चाई है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स, कुछ बेहतरी नहीं आएगी, मज़ीद टेम्परेचर्स जो है वो गर्मी और बढ़ेगी, सर्दी और बढ़ेगी, बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाएगा वेदर। जब आप कहते हो इको फ्रेंडली मटीरियल या सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, तो इसमें बैम्बू का इस्तेमाल आप लोगों के काम में काफ़ी नज़र आता है। क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बैम्बू को इस्तेमाल करके आप लोग बना चुके हैं और क्या प्रोजेक्ट्स इस पे काम कर रहे हैं और क्यों बैम्बू एक बेहतर चॉइस है? ठीक है, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है कि क्यों बैम्बू एक बेहतर चॉइस है। आजकल हमारे पास जो कन्वेंशनल मटेरियल्स हैं वो कंक्रीट है, ठीक है, या अगर हम इंटीरियर्स में आ जाएं तो हम वुड देखते हैं, ठीक है। अब इस डगर को जो हम पहुंचे हैं, वो अगर कोई नॉर्थ गया हो तो उसने देखा होगा वहाँ पहाड़ों का क्या हाल है, या दरख्त डिफॉरेस्टेशन का क्या हाल है, ठीक है। तो वो वुड कहाँ जा रहा है? वो कंस्ट्रक्शन में ही तो इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्क्रीट की इमारतें जो बड़ी बड़ी बन रही हैं, जिनमें हम जाते हैं लग्जरियस, वो सब किस चीज़ के एक्सपेंस पे बन रही हैं? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, तो वो बन रही हैं मेरे ख्याल से। तो लिहाजा आर्कलोर जब हमने ये स्टार्ट किया था तो बैम्बू की तरफ आने की वजह ये थी कि इसको हाईलाइट कर सकें एज एन अल्टरनेटिव टू कंक्रीट एंड वुड।
तो दैट्स हाउ मैं चाहूँगी कि क्योंकि जितना वक्त है हमारे पास, वो जो बैम्बू स्कूल आप लोगों ने बनाया है उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें, क्योंकि हम उसके विजुअल्स भी साथ साथ देख रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। बैम्बू स्कूल की इनिशिएशन हुई थी मेरे ख्याल में इसी साल मई में। इसी साल मई में। और हमने सोशल मीडिया के थ्रू हमारा कांटेक्ट हुआ था तदरीस एनजीओ से, जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। उनके पास एक जगह थी गुलिस्तान जौहर में, कराची में, और हमने जब वो विज़िट की तो हमने देखा कि क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक एनजीओ हैं, वो लिमिटेड फंड्स पे डोनेशंस पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 कमरे बना लिए थे। इन 3 कमरों में उनके पास आरसीसी की छत नहीं थी, अलबत्ता वो 3 कमरे आरसीसी के थे। उन्होंने हमें वो दिखाया, उन्होंने बताया हमारे फंड्स अब एंड हो गए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उनके पास जो बच्चे इनरोल थे पढ़ने के लिए वहाँ पे, उनकी तादाद उनसे कहीं ज़्यादा थी। उन एक कमरे में वैसे भी ऑफिस बनना था, तो वो 2 क्लासरूम्स इफ दे वर डेफिनेटली नॉट इनफ। Then we came in. That's where we proposed that the rest of it be built in bamboo. And it's a beautiful school that you guys have built. Thank you. मतलब you know private schools में आपको इस किस्म के bridges और इस किस्म का tree house environment नहीं मिलता जो स्कूल में है। So bamboo school अब ये फाउंडेशन चला रही है और पिछले 4 महीने से 4 महीने से इसको चला रही है, और आप इस तरीके के अब और प्रोजेक्ट्स करने जाए। What's next in the pipeline before I close the show? कहाँ जाने लगे आप लोग? नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक एनजीओ है जो कि इंटरनेशनल एनजीओ है, उनके साथ अब इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट कोलैबोरेशन है, जो कि जिसके हम डिज़ाइंस के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। साइट विजिट्स हो चुके हैं, ब्रीफिंग हो चुकी है, हम विजिट। और ये काम कहाँ पे हो रहा है? इंशाल्लाह ये काम जो है वो थर में होने वाला है। ज़बरदस्त, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हफ्सा, बहुत शुक्रिया वारिस। कोशिश मेरी ये थी कि इस प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ हम मौसमियाती तब्दीली की गुफ्तगू को आगे लेके जा सकें, बल्कि हमें ये आगाही भी आए कि बहुत काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर बात नहीं हो रही, ऐसा नहीं है इस पर काम नहीं हो रहा। हाँ, शोर ज़रा मज़ीद मचाने की ज़रूरत है, कहानियों को मज़ीद सामने लाने की ज़रूरत है। ये कहानियाँ सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए होती क्योंकि हम कोई अपने बारे में कोई बहुत बड़ाई बयान करना चाहते हैं, बल्कि जब कहानियाँ बयान करते हैं तो बैनुल अक़वामी दुनिया को पता चलता है कि हमारे मुल्क में क्या क्या हो रहा है, और वो इन्वेस्टर्स को हमारे तक अट्रैक्ट करता है। आई होप इस प्रोग्राम के बाद बहुत सारे नौजवान सोचें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए। क्लाइमेट लॉन्च पैड के बारे में आपने जाना, उन तक रसाई हासिल करें और अपने ख्वाबों को आगे लेके जाएं, और एक ऐसे मुल्क की आइए इब्तिदा तो नहीं, इब्तिदा तो बहुत अरसे से हुई भी है, मगर एक ऐसे मुल्क में रहते हुए एक ऐसे मुल्क में अपना हिस्सा डालें जो हमारा अपना है, जहां हम चाहते हैं कि हम आने वाले बहुत सालों तक सेहत के साथ रह सकें। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आस्क अस्मा डॉन न्यूज़ और खान अस्मा मुस्तफ़ा के ज़रिए आप हम तक ये कहानियाँ पहुँचा सकते हैं। आप इन सोफ़ों पर भी आके बैठ सकते हैं। आई वुड लव द वर्ल्ड टू गेट टू नो योर स्टोरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। खुदा हाफ़िज़।